इसी सवाल से आगे बढ़ाती हूँ। आमना बेगम मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ी हुई हैं। आमना जी, 56 देशों के अंदर अगर मुस्लिम कंट्रीज की अगर हम बात करें तो डंका बजता है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश होती है सियासी तंजीमों के जरिए, पार्टीज के जरिए, मौजूदा सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के हक के लिए नहीं सोचती है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश, ऐसा क्यों? बाहर तारीफ, अपने देश में ही ऐसा ही क्यों? शायद आप म्यूट है मैम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री वजीर आलम को एक शहरी नागरिक के तौर पे बर्थडे विश करना चाहूंगी एंड दुआ करूंगी कि वो इस तरह से देश के लिए भले के लिए और इस देश में रहने वाले हर नागरिकों के भले के लिए ऐसे ही काम करते रहें। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है, मैं एक बात बताती हूँ। 75 सालों से ये एक तरीका बन चुका था जहां मुस्लिम एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होंगे, जहां अपीजमेंट और डिस्क्रिमिनेशन दोनों साथ साथ में होता था, क्योंकि अपीजमेंट आपको सबके नहीं करने होते। मुस्लिम समुदाय के जो क्रीमी लेयर हैं या जिनको आप अशरफिया कह सकते हैं, उनका अगर आप अपीजमेंट कर दें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने पूरा उस कौम के लिए कुछ कर दिया। जबकि जिन तबकों को उन पॉलिसीज की, उन गवर्नमेंट की मदद की जरूरत होती है, उन तक वो पॉलिसीज कभी पहुंच नहीं पाते थे। मेरे हिसाब से ये चीज जब खत्म हुआ है तो जो हमारी अशरफिया इंटेलेक्चुअल क्लास है वो, और जो लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के वजह से काम करते हैं, वो लोग एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हमेशा मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट काम करती है, और वो ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए कुछ चीजों को सेलेक्टिवली पिकअप करते हैं और उसके ऊपर एक तरह का पूरा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। वो कभी नीति निदेशकों की बात नहीं करते, क्योंकि नीति ही है जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लाइफ को रियल में जो है अफेक्ट करती है। जब हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप जो दी गई है माइनॉरिटी को, जो कि आज तक का कहा जाता है कि मुसलमानों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप दी गई है, 22,000 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर पे स्पेंड किया गया है, 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप, जो सबसे बड़े उसके जो बेनिफिशियरी है वो मुस्लिम हैं। इसके अलावा 15 पॉइंट निकाले हैं गवर्नमेंट ने, आपने उसमें से 8 पॉइंट दिखाए भी हैं, जिसमें कि स्कॉलरशिप आते हैं। यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने जाने के लिए भी सरकार आपकी मदद कर रही है। अगर आपकी जिंदगी, और मैं मुख्यतः बोलती हूँ क्योंकि मैं एक पाशमानदा मुस्लिम हूँ, अंसारी हूँ, तो अगर हम लोगों की जो डाउन टूडन लोगों की जिंदगी है उसमें सबसे ज्यादा मायने यही करता है कि हमारी जॉब, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी इस देश की मेन स्ट्रीम में जगह क्या है। यही नीतियों की हमें जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है। आमना जी, अभी मौजूदा हमने माहौल देखकर हिजाब को लेकर भी बहुत सियासत हुई है, मामला कोर्ट के अंदर, मंदिर मस्जिद का मसला तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ अजान को भी लेकर हमने देखा है, और अब मदरसों का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में है। सर्वे कराया जा रहा है लेकिन इसको भी लेकर सियासत हो रही है। आपको लगता है, क्योंकि आप पॉलिसी एनालिस्ट हैं, आपको लगता है जो मौजूदा पॉलिसी सरकार लेकर आई है खासकर अकलियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, उसमें किसी तरह का घाटा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, या सिर्फ फायदा ही फायदा है? बिल्कुल घाटा नहीं है, यही तो बात समझने की है। अगर हमारी स्टेट में कोई भी सरकार हो सकती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अगर वो स्टेट अपने शहरी नागरिकों के लिए कोई पॉलिसी लेकर आती है, वहां सर्वे करती है, बिना सर्वे के वो कैसे जानेंगे कि आपके पास किस चीजों की कमी है? अगर आप वो 12 बिंदु पढ़ेंगी जो मदरसे में सर्वे कर रहे हैं, उसमें साफ साफ उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी है। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो बेहतर है ना कि हम उन्हें ऐसे अदारों से जोड़े जहां उनको स्कॉलरशिप मिल सके, जहां उन्हें मिड डे मील मिल सके। वो गरीब बच्चे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग बेटर हैं, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, वो गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं मदरसे, वहां पे क्यों नहीं इंप्रूवमेंट लाने देना चाहते हैं? ये मेरे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आता है। और इसे ये कहना कि ये टारगेट करके किया जा रहा है, ये एक तरह का शेयर प्रोपेगेंडा है जो कि मुसलमानों को भ्रमित करता है ताकि वो रोड पे आ सके। रोड पे आएंगे तो वो देश का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। हिजाब के मसले पर भी मैं बोल दूं, हिजाब के हिंदुस्तान के अंदर बैन हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको जहां हिजाब पहनना है पहनिए, लेकिन
एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर आप पुलिस इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे तो आप वहां हिजाब नहीं लगा सकते क्योंकि वहां का यूनिफॉर्म है। हिंदुस्तान में अलग अलग इंस्टीट्यूशन को अपने राइट मिले हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स है जहां हिजाब नहीं है, कुछ ऐसे स्कूल्स है जहां हिजाब है, तो आप ऐसी जगह एडमिशन ले लीजिए जहां आपको हिजाब लगाने का मौका मिले। तो इन चीजों को मुद्दा बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है उन एलिमेंट्स के द्वारा जो चाहते हैं कि मुसलमानों में और अभी जो स्टेट है उसमें एक तरह की दूरी पैदा हो ताकि उनका काम आसान हो सके। तो हमें इनको देख, क्योंकि मैं पॉलिसी एनालिस्ट हूँ और मैं इन बातों को समझती हूँ कि इन पॉलिसीज की जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन पे कितनी असर पड़ता है, तो मैं इन चीजों को समझ सकती हूँ। बट अफसोस है कि जो एक आम नागरिक है उन्हें सिंपल भाषा में समझाने का बहुत प्रयास नहीं हो पाता है, ये मुझे लगता है। चलिए आमना जी, कितने जरूरी हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए? जी, मैं तो मानती हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों का सच में कुछ भला किया है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी समुदाय का भला तब हो सकता है जब उनकी औरतों का भला हो, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी कहा था कि किसी समुदाय को अगर आपको देखना है कि उसकी हालात क्या है तो उनकी औरतों को देखिए। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुस्लिम औरतें कब से रो रही हैं, उन्होंने मॉडर्न निकाहनामा की भी बात की थी। ऐसा नहीं था कि सुधार करने की तरीके नहीं हैं, क्योंकि मुस्लिम में निकाह एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें डाल देंगे वो मान्य होगा दोनों पक्षों के लिए। लेकिन कभी इन बातों को किसी ने सुना ही नहीं, हमारे खुद के समुदाय के लोगों ने ही कभी नहीं सुना। और मोदी जी ने जो पहली बार ट्रिपल तलाक का जो किया, जिसके ऊपर काम किया, एक्चुअली वो सिर्फ ट्रिपल तलाक नहीं है, वो मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल है, वुमेन प्रोटेक्शन बिल, जिसमें मेंटेनेंस की भी बात की गई है। जो शाहबानों को मेंटेनेंस नहीं मिल पाई थी वो शबाना बानों को आज की डेट में मिली हुई है। ये बात हम नहीं समझते कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कि तलाक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि डिवोर्स विमेन को उनकी मेंटेनेंस भी दिलवाया जा रहा है। तो जब आप मुस्लिम समुदाय की औरतों का भला कर रहे हैं, आप अपने आप उस समुदाय की सच्चाई में जो है उसकी नींव बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो मुस्लिम समुदाय को उस राह पे ले जाएंगे जहां से हम मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करेंगे और हम एक सच्ची समृद्धि को देखेंगे। आधी आबादी का आपने जिक्र किया, आधी आबादी का जिक्र किया, और मेरे साथ पैनल में दो लेडी यहाँ मौजूद हैं। अंबर जी, एक मैं डेटा बोलना चाहूंगी, 80% डिवोर्स में कमी आई है ट्रिपल तलाक की, ये बात कोई नहीं बोलता है। ठीक है, मोदी है तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल है, इत्तेफाक रखती हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात सिंपल बोलती हूँ कि इस देश में हर समुदाय, हर कम्युनिटी, हर कास्ट के लोगों की जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान की फ्यूचर से जुड़ा है। जब हिंदुस्तान का भला होगा तो इसमें रहने वाले सारे नागरिकों का भला होगा। और मैं आपने जो अभी इससे पहले जो सवाल पूछा था मस्जिद मंदिर के ऊपर, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। एक इस तरह का जो एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो बातें हैं मंदिर और मस्जिद की, ये दो कम्युनिटी के बीच में है। दो कम्युनिटी के बीच में एक फॉल्ट लाइन होती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी को लाके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बात मुस्लिम समुदाय को समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से आपके सेंटिमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे हिंदू सेंटिमेंट भी इम्पोर्टेंट है। आप इतिहास में जाइए और सच्चाई को तलाशिए कि क्या सच में वहां पे उनके साथ जातियां हुई थी या नहीं हुई थी। इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो क्या गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद के लिए फंड नहीं दिए हैं? क्या एक कमेटी नहीं बनाई है आपके लिए, ताकि आपके एक फैसला हो जिसमें दोनों कम्युनिटी खुश हो? ये तो एक ऐसा रास्ता निकाला गया था। मैं बचपन से एक बात बोल रही हूँ कि बचपन से मैंने एक माहौल देखा था कि जब भी बाबरी मस्जिद के इश्यू पे कोई भी आता था कि आज फैसला होगा, तो एक तनाव का माहौल बनता था। हमारे घर में लोग बोलते थे कि घर में रहो, बाहर मत जाओ। आज जब उसका फैसला हो गया है तो एक जो आम नागरिक है उसके लिए कितनी सुकून की बात है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और उसी जब राम जन्मभूमि पे वो मंदिर का निर्माण हो रहा था तो 5 मुसलमानों को भी इज्जत के साथ